आप निजामुद्दीन मरकज का ये तो मसला ही ना उठा रहे थे तो सच बोलना चाहिए ना। आप इलेक्शन के मौके पे इतना बड़ा खुला झूठ बोल रहे हैं और जो लोगों की आंखों के सामने मौजूद है तो उसका तो गुस्सा फूटना नेचुरल था। और उससे ये बात एक बार फिर से साबित हुई दोबारा से कि आम आदमी पार्टी में जो लीडरशिप है वो आरएसएस की खुले तौर पर बी कॉपी है। इलेक्शन जीतते ही जहां 4 जगहों पर आम आदमी पार्टी जीती है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जो जीत का जश्न था जय श्री राम के नारों के साथ शुरू हुआ है। तो बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में फर्क क्या है कि अगर जय श्री राम वो भी लगा रहे, जय श्री राम वो भी लगा रहे और फिर आम आदमी पार्टी खुलेआम कह रही रिंकू शर्मा के कत्ल के बाद जो एक खानदान एक घरेलू झगड़े के मामले में एक बच्चे का कत्ल हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था जय श्री राम दिल्ली में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। और एक और था सीता मैया और रामचंद्र जी की जय, ये नारे लगते थे जिसमें किसी को कभी कोई एतराज इस मुल्क में न मुसलमानों को ना हिंदुओं को कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं है। सीता जी का के बगैर राम जी का कोई तस्वुर हिंदू माइथोलॉजी में है नहीं। तो फिर आखिर बीजेपी और आरएसएस कौन सा नया हिंदुत्व पैदा कर रही है कि जिसमें सीता मैया को आप एक तरफ उठा के रख देंगे और खाली राम जी को उठा के सामने लाएंगे? ये कौन सा वाला हिंदू धर्म है? क्या है? बर्बाद कर दिया दिल्ली में 350 वक्फ की, आज भी 350 प्रॉपर्टी वक्फ की हैं जो दिल्ली की सरकार के कब्जे में है। तो वक्फ बोर्ड में जो लोग मिल्लत के नाम पे इदारे बना के खड़े हैं वो वक्फ बोर्ड के लोग इन 350 प्रॉपर्टीज को आज़ाद करवाएं ना। अगर आम आदमी पार्टी में जो अभी वक्फ के चेयरमैन है उनको लगता है कि मैं मिल्लत का बहुत बड़ा खादिम हूँ तो 350 की अगर उनके पास नहीं तो मुझसे आके लिस्ट ले ले, 350 प्रॉपर्टीज को खाली करवाएं। वो दिल्ली में कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास आज तक जगह नहीं है, कांग्रेस ने बर्बाद किया था सन 76 में उस स्कूल को। उसको जहाँ ईदगाह में स्कूल चल रहा है उसके नीचे बिल्कुल तकरीबन 35 बीघा जमीन मौजूद है जिसपे दिल्ली जल बोर्ड का कब्जा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का इदारा है, और वहाँ पानी के टैंकर वो खड़े करते हैं, वो वक्फ की जमीन है, दिल्ली सरकार काबिज है। जाइए ईदगाह के नीचे की वो जमीन खाली कराइए और दीजिए कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। मिनिस्टर बनने के बाद 53 लोग कत्ल हो रहे हैं, 250 से ज्यादा लोग जख्मी हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, बॉम्ब से मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं, दरगाह उड़ाए जा रहे हैं, कल्प्रिट सामने मौजूद हैं और चीफ मिनिस्टर अपने घर में बैठा है। भारत न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहताब खान। इस वक्त मैं एसडीपीआई के ऑफिस पर मौजूद हूं। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब से मुलाकात के लिए आया हूं यहां पर और उनसे बहुत सारी बातें करेंगे समाजी मुद्दों को लेकर। और अभी चौहान बांगर का जो री-इलेक्शन हुआ है उस पर भी बात करते हैं, जो और भी बहुत सारे मसाइल है उस पर भी बात करते हैं। आइए उनसे ही शुरुआत करते हैं। वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं है। आपने इन्हें अक्सर सोशल मीडिया पे और अक्सर टीवी डिबेट पे, नेशनल मीडिया पे भी देखते होंगे। बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रखते हैं और आइए उनसे ही बात करते हैं। 5 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, 4 में से आम आदमी पार्टी जीत गई है, लेकिन चौहान बांगर का इलेक्शन जो इलेक्शन में सब में ज़्यादा मेहनत की गई है, उस इलेक्शन में अरविंद केजरीवाल अपने रोड शो भी किया है और उस इलेक्शन में पता नहीं तरह तरह के एक दूसरे पे इल्ज़ामात भी लगाए हैं। ऐसा मालूम होता था कि वो इलेक्शन चौहान बांगर का नहीं है, ये ओखला का इलेक्शन है। तो उस इलेक्शन वहाँ पर चौहान बांगर में कांग्रेस ने सीटें निकालने में कामयाब हो गई। तो क्या लगता है आपको कि अरविंद केजरीवाल पे ये लोग, वहाँ के लोग जो दिल्ली दंगे में पीड़ित थे, वो उन्होंने अपने गुस्से का इजहार किया है अपना, और वो काफ़ी गुस्से में थे, इस वजह से कांग्रेस को चुना है या फिर कोई और वजह रही होगी? देखिए, आपने जो फरमाया वो बिल्कुल सही है। मैं चौहान बागर का इलेक्शन मैं फॉलो कर रहा था और दिल्ली में 5 जगहों पर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ज़िमनी इंतखाब हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था सोशल मीडिया को देख के कि जैसे सिर्फ चौहान बागर में ही हो रहा है और कहीं नहीं हो रहा। तो उसकी एक इम्पॉर्टेंस थी बहरहाल कि चौहान बागर में मुस्लिम कंसंट्रेशन है पूरे के पूरे वार्ड में। तो जो दिल्ली रॉयट्स के वक्त का गुस्सा था लोगों के अंदर केजरीवाल के ख़िलाफ़, वो गुस्सा फूटा है बहुत बुरे तरीके से। और हम ये देखते हैं कि जितना वोट परसेंटेज पोलिंग हुआ और उस पोलिंग में जितना मैक्सिमम यानी किसी कैंडिडेट को जो वोट मिला है 5 में, सबसे ज़्यादा चौहान बागर के जीतने वाले कैंडिडेट को वोट मिला है और मार्जिन जो जीत का है वो भी सबसे बड़ा मार्जिन है जीत का। तो ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है 10-11 हज़ार वोट का, कि 22,000 वोट पोल हुआ और उसमें से 16,000 से ज़्यादा 16,203 वोट कांग्रेस को मिले और 5,650 के करीब। तो ये जो डिफरेंस है ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस ये जाहिर कर रहा है कि अवाम का वो गुस्सा, पूरी कैबिनेट ऐसा लग रहा था जैसे लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है,
पूरी कैबिनेट हर तरह से, और फिर झूठ मुस्तकिल, और झूठ का आगाज़, यानी दरगाह का या तो मसला आप निज़ामुद्दीन मरकज़ का या तो मसला ही ना उठा रहे थे तो सच बोलना चाहिए ना। आप इलेक्शन के मौके पे इतना बड़ा खुला झूठ बोल रहे हैं और जो लोगों की आंखों के सामने मौजूद है, तो उसका तो गुस्सा फूटना नेचुरल था। और उससे ये बात एक बार फिर से साबित हुई दोबारा से कि आम आदमी पार्टी में जो लीडरशिप है वो आरएसएस की खुले तौर पर बी कॉपी है। इलेक्शन जीतते ही जहां 4 जगहों पर आम आदमी पार्टी जीती है, जय श्री राम के नारे लग रहे थे। जो जीत का जश्न था जय श्री राम के नारों के साथ शुरू हुआ है। तो बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में फ़र्क क्या है कि अगर जय श्री राम वो भी लगा रहे, जय श्री राम वो भी लगा रहे, और फिर आम आदमी पार्टी खुलेआम कह रही है। रिंकू शर्मा के कत्ल के बाद जो एक खानदान, एक घरेलू झगड़े के मामले में एक बच्चे का कत्ल हुआ था, उसके बाद आम आदमी पार्टी ने साफ कहा था जय श्री राम नहीं दिल्ली में नहीं लगेगा तो कहाँ लगेगा। तो आरएसएस की ज़बान और आम आदमी पार्टी की ज़बान में तो कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब, जय श्री राम का अगर नारा लगा दिया तो इसमें कौन सी आफत आ गई? जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते क्या? देखिए, जय श्री राम का नारा एक पॉलिटिकल वॉर क्राई है, और ये पॉलिटिकल वॉर क्राई आरएसएस ने क्रिएट किया है। हमने कभी जय श्री राम का नारा इससे पहले नहीं सुना था। ये 90s के बाद में लगना शुरू हुआ है, 1990 के बाद। उससे पहले जो नारे लगते थे उस पर किसी को कोई एतराज़ कभी नहीं था। वो था जय सिया राम, और एक और था सीता मैया और रामचंद्र जी की जय। ये नारे लगते थे, इस पर किसी को कभी कोई एतराज़ इस मुल्क में, ना मुसलमानों को ना हिंदुओं को, कभी नहीं हुआ, आज भी नहीं है। सीता जी का के बग़ैर राम जी का कोई तसव्वुर हिंदू माइथोलॉजी में है नहीं। तो फिर आखिर बीजेपी और आरएसएस कौन सा नया हिंदुत्व पैदा कर रही है कि जिसमें सीता मैया को आप एक तरफ उठा के रख देंगे और खाली राम जी को उठा के सामने लाएंगे? ये कौन सा वाला हिंदू धर्म है? ये 1990 के पहले ये सनातन धर्म नहीं था। तो ये अगर नया लाए हैं तो ये पॉलिटिकल वॉर कराई है। आप जय सिया राम का नारा लगा के किसी को कत्ल नहीं करते हैं, लेकिन जय श्री राम का नारा भगवा झंडा लेके आप मॉब लिंचिंग कर लेते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल वॉर क्राई बना है, जंग का नारा बनाया है, इसकी है प्रॉब्लम। जय सिया राम से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वही नारा जो बीजेपी ने ईजाद किया, आरएसएस ने ईजाद किया, वही नारा अगर आम आदमी पार्टी का वर्कर लगा रहा है खड़े होके, और आम आदमी पार्टी का लीडर बोल रहा है टेलीविज़न पे भी और तमाम जगहों पर कि जय श्री राम का नारा लगाने की वजह से एक आदमी का कत्ल हो गया, तो फिर फ़र्क क्या है दोनों में? और ये आप देखिए कि जब अरविंद केजरीवाल फरवरी के महीने में जीते थे पिछले साल, तो उस वक्त भी उन्होंने खुद भी जय हनुमान और जय श्री राम के ऐसी किस्म के सब नारे लगाए थे। फिर दिल्ली फिसाद के वक्त फ़ौरन बाद में उनका जो रोल था, आप बताइए मुझे, दिल्ली वक्फ बोर्ड का क्या काम था? दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैंडेट नहीं है रिलीफ का काम करना, बिल्कुल नहीं है। दिल्ली वक्फ बोर्ड वहाँ पर क्यों गया था? फिर भी तो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फिर भी कर रहे हैं। कहा कि दिल्ली दंगे में जितने पीड़ित लोग हैं उनकी मदद की गई है, वक्फ बोर्ड ने किया है। नहीं, किस वक्फ बोर्ड के कौन से अकाउंट में किया है ज़रा बताएं हमको। क्या ऑफिशियल वक्फ बोर्ड का अकाउंट है या प्राइवेट अकाउंट है? ये बहुत सारे सवालात हैं। जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए वो काम वो वक्फ बोर्ड का मैंडेट नहीं है। वक्फ बोर्ड का मैंडेट है मदारिस को, मसाजिद को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को, उनको मेंटेन करना, अइम्मा की तनख्वाहें वक्त पे देना, मौज़िनीन की देना, उनकी जो बिल्डिंग मेंटेनेंस है वो करना, और जो कब्ज़े हुए हैं उनको खाली कराना, उनकी कॉस्ट मटीरियलाइज करना। ये है सिर्फ दिल्ली वक्फ बोर्ड का मैंडेट। ये मैंडेट नहीं है कि वो फिसाद के वक्त में रिलीफ कैंप लगाएंगे। ये दिल्ली सरकार का डायरेक्ट है ये, या फिर माइनॉरिटी कमीशन खड़ा होता वो लगाता कैंप। आपको नहीं लगता डॉक्टर साहब के ये जो वक्फ बोर्ड के जो भी पैसे हैं या जो भी प्रॉपर्टी है, इसका बेनिफिट दिल्ली सरकार उठा रही है? ज़्यादातर तो ये तो पुरानी कहानी है, उसके लिए मैं अकेले आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार करार नहीं देता। वो कांग्रेस के और बीजेपी ने सब ने किया है, बर्बाद कर दिया दिल्ली में। 350 वक्फ की, आज भी 350 प्रॉपर्टी वक्फ की हैं जो दिल्ली की सरकार के कब्ज़े में है। तो वक्फ बोर्ड में जो लोग मिल्लत के नाम पे इदारे बना के खड़े हैं, वो वक्फ बोर्ड के लोग इन 350 प्रॉपर्टीज़ को आज़ाद करवाएं ना।
अगर आम आदमी पार्टी में जो अभी वक्फ के चेयरमैन है उनको लगता है कि मैं मिल्लत का बहुत बड़ा खादिम हूँ, तो 350 की अगर उनके पास नहीं तो मुझसे आके लिस्ट ले लें, 350 प्रॉपर्टीज़ को खाली करवाएं। वो दिल्ली में कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास आज तक जगह नहीं है, कांग्रेस ने बर्बाद किया था सन 76 में उस स्कूल को। उस जहाँ ईदगाह में स्कूल चल रहा है उसके नीचे बिल्कुल तकरीबन 35 बीघा ज़मीन मौजूद है जिस पे दिल्ली जल बोर्ड का कब्जा है, जो दिल्ली गवर्नमेंट का इदारा है, और वहाँ पानी के टैंकर वो खड़े करते हैं। वो वक्फ की ज़मीन है, दिल्ली सरकार काबिज है। जाइए ईदगाह के नीचे की वो ज़मीन खाली करवाइए और दीजिए कौमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल को। क्यों नहीं देते हैं? क्यों ये 350 प्रॉपर्टी खाली नहीं करवाता है दिल्ली वक्फ बोर्ड? तो बजाय इसके कि आप वो जो आपका काम करने का है वो करें, आपने दिल्ली दंगों पर एक प्राइवेट चंदा लेने के लिए आपने वो कॉल दी और नाम वक्फ बोर्ड का दिया, और उसमें कहाँ पर वो कौन से अकाउंट में पैसे गए, वक्फ बोर्ड का ऑफिशियल अकाउंट तो नहीं है। तो ये बहुत बड़े बड़े ऐसे सवालात हैं जिनसे ये अंदाज़ा होता है कि दिल्ली के मुसलमानों को उन्हीं की पार्टी का ताहिर अरेस्ट कर लिया गया और उन्होंने पार्टी से निकाल दिया उसको। और उन्होंने ये भी कहा कि इसकी सीट का, वो तो बाद में कोर्ट ने उसको रोका है, वरना उसकी सीट भी बंद कर रहे थे। तो जो पार्टी बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी फैसले के अपनी ही पार्टी के एक मेंबर, चुने हुए मेंबर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को मुजरिम तस्वुर कर सकती है और जो प्रेशराइज नहीं करती उस फसाद के असल मुजरिमों को गिरफ्तार करने के लिए, जो प्रोवाइड नहीं करती रिलीफ उनके लोगों को, जो मुतासिरीन को, जो उनको आज तक घर नहीं भेज सकी वापस, उसको कैसे माना जाए कि ये आपकी पार्टी है? फिर भी तो बहुत सारे लीडर जो है आम आदमी पार्टी का सपोर्ट कर रही है वहाँ पर। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि हाजी इशराक जो है वहाँ के जो कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के, जो अभी इस बाई इलेक्शन में हार गए, और उन्होंने एक बात कही थी कि मरकज़ को लेकर, कि मरकज़ के लिए FIR, जो अरविंद केजरीवाल ने FIR की बात की थी LG हाउस से, उन्होंने कहा था कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, FIR हो। उस बात को एक सिरे से नकार दिया था। वो उन्होंने कहा था कि ये डॉक्टर वीडियो है और ये सब फर्जी वीडियो है। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसे नेता इलेक्शन जीतने के लिए झूठ बोलते हैं और ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे पड़ी हुई है और झूठ बोलते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो एरिया के लिए क्या विकास करते हैं, जो झूठ के आधार पे वो वोट मांग रहे हैं लोगों से? देखिए, ये इक़्तिदार के लालची लोग हैं, इनका ना उम्मत से कोई ताल्लुक़ है, ना मिल्लत से, ना मुल्क से। वो 5 साल MLA थे, एक मरतबा असेंबली में खड़े होकर वो बोल नहीं सकते, और अब उनको इक़्तिदार चाहिए तो अब काउंसलर का भी लड़ लेंगे, छोटा इलेक्शन भी, किसी सूरत इक़्तिदार में रहना है, बस ये उनका एक काम है। वरना ज़रा मैं आपको दावत देता हूँ कि आप जाके उनसे पूछ लीजिए डॉक्टर्ड वीडियो किसे कहते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो जो बोल रहे हैं लफ्ज़, उसके मानी उनको कितना मालूम है, ये आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा। तो ये सब कहना ये एक प्रोपेगंडे की बात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये असलियत ये है कि उस तमाम मरकज़ का मामला तो शुरू ही अरविंद केजरीवाल ने किया, और पूरा कोरोना बॉम्ब की हैसियत देना, कोरोना जिहाद देना, नाम देना, ये सब तो इन्होंने ही किया है। रोज़ाना तबलीगी जमात के आंकड़े अलग से देना, ये तो इन्होंने ही किया है। और जो तबलीगी जमात के नाम पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा था, उसको लेके एक लफ्ज़ बोले नहीं अरविंद केजरीवाल और सत्येंद्र जैन जो हेल्थ मिनिस्टर इनके हैं। रोज़ाना सेंटर भी तबलीग के आंकड़े दे रहा था और ये भी दे रहे थे। अब जो बढ़ रहा है रोज़ाना, वो उसके लिए आप किसको सुपर स्प्रेडर कहेंगे? उस वक्त आपने ये साबित हो गया कि मरकज़ का कोई रोल नहीं था। मुख्तलिफ स्टेट्स के हाई कोर्ट्स ने ज़मानतें दे दी तमाम उन लोगों को, ये साबित हो गया कि सब प्रोपेगेंडा था। कोर्ट्स ने कहा कि ये झूठ था। मरकज़ी सरकार को फटकार लगाई, दिल्ली की सरकार को, मुख्तलिफ स्टेट गवर्नमेंट को फटकार लगाई। उसके बाद भी मरकज़ काहे को बंद है? उसके बाद भी मरकज़ की चाबी जो है वो कहाँ है, थाने में क्यों रखी हुई है? ये सवाल तो दिल्ली के लोगों को पूछने चाहिए ना। और इसका जवाब तो अरविंद केजरीवाल को, अगर ज़रा सी भी शर्म और गैरत है, अरविंद केजरीवाल ने वोट लिए हैं, 62 सीट पे जीत के बैठे हैं, हमारे वोट से बैठे हैं। और मैं खुलेआम कह रहा हूँ, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, मुसलमानों का 11% 12% वोट दिल्ली में है। एक एक वोट चुन के मुसलमानों ने दिया है अरविंद केजरीवाल को। अदरवाइज अरविंद केजरीवाल अपने वोट में से 11% वोट निकाल के बाहर कर दे और अपने औकात देख लें। उसके बाद जिन 5 MLAs को जिता के वो लेके गए हैं, उन 5 MLAs का नाम नहीं जानते दिल्ली के लोग
कि कौन लोग हैं। तो हाजी शराक टाइप के लोगों को आपने एमएलए में किसको दिया है? वो अब्दुल रहमान जो अपना फ़ोन बंद करके फिजात के वक्त में बैठ गया। और वो जो एक और मौलवी साहब टाइप के आदमी हैं वहाँ, कौन है वो? मौलवी साहब तो नहीं है वो तो मौलवी तो बहुत अच्छे लोग होते हैं। ये जो मुस्तफ़ाबाद का एमएलए और सीलमपुर के एमएलए, क्या है ये लोग? 6 या 7 सीटें दिल्ली में बनती हैं जिसपे मुसलमान जीत के जा सकते हैं। आपके कितने हैं? 4। और उन 4 की क्वालिटी क्या है? दिल्ली में सारे पॉलिटिशियन मुसलमान मर तो नहीं गए, पढ़े लिखे लोग मुसलमान मर तो नहीं गए दिल्ली में, तमाम लोग मौजूद हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी को मुसलमानों का जो नीचे पड़ा हुआ कूड़ा करकट तलछट है वो दिखाई देती है। उनको टिकट देते हैं, उनको असेंबली में जो हाथ जोड़ के उनके सामने पैरों में पड़े रहते हैं, उन मुसलमानों को टिकट ले जाके आप देते, वो हर सूरत पे सिर्फ उनका गुणगान करते रहते। उनका मिल्लत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनकी अपनी ज़ात महवर होती है, मिल्लत महवर नहीं होती। उसके लिए वो किसी बड़े से बड़े दुश्मन, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बीजेपी में हो या आम आदमी पार्टी में हो, वो सिर्फ सेकुलरिज्म के ढकोसले के नाम पर वोट लेने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं और उनकी ज़ात उनका हदफ होती है, उम्मत नहीं होती है। ओखला की बात करें, ओखला के जितने भी नेता, चाहे वो एमएलए हो या एक्स एमएलए हो, चाहे वो काउंसलर हो, सब के सब चौहान बागर के इलेक्शन में पहुंचे हुए थे। वहां पर एक दूसरे पे कीचड़ उछाल रहे थे। लेकिन ओखला की विकास के बारे में बात करें तो आप भी ओखला में रहते हैं, आपको क्या लगता है ओखला में विकास हुआ है? जिस तरह अगर ओखला में जो विकास होना चाहिए उस तरीके से हो पाया है, ये बताएं। देखिए, विकास का लफ्ज़ बड़ा बदनाम हो गया है, बेचारा विकास बदनाम हो गया है। आप जिन लोगों से कह रहे हैं कि वो उनको विकास करने की जिम्मेदारी है, मुझे ज़रा जाके उनसे आप ही पूछ के बता दीजिए कि उनके नज़दीक डेवलपमेंट का मकसद क्या है, किसे कहते हैं डेवलपमेंट? डेवलपमेंट अगर उनको करना है तो उसके लिए उनके जहन में खाका क्या है कि ये काम करने से डेवलपमेंट होगा, यही पूछ के बता दीजिए। तो जिसके जहन में डेवलपमेंट का खाका ही ना हो कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी को कैसे संवारना है, कैसे एक आम आदमी की ज़रूरत को पूरा करना है, उसको एक सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, उसके लिए क्या क्या इक़दाम किए जाते हैं, उसका ही अगर अंदाज़ा नहीं है तो आप डेवलपमेंट की बात कहाँ कर रहे हैं? ओखला तो कूड़ेदान है, जगह जगह कूड़े के ढेर हैं, आप देख लीजिए। लाइन भी जाम है। मैंने इसीलिए कहा कि जहाँ जिस उम्मत यहाँ रहती है, जिस उसका निस्फ़े ईमान तहारत को कहा जाता है, और जो नमाज के लिए गुज़रते वक्त एक छींट पड़ जाए तो किसी से लड़ने को तैयार हो जाते हैं, उस उम्मत की सड़कों पर मलबा पड़ा है, कीचड़ पड़ी है, सीवर उबल रहे हैं, नालियाँ खुली हुई हैं और कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, बीमारियां फैल रही हैं। और उस उम्मत के अफराद और उस उम्मत के चुने हुए नुमाइंदों को इस तहारत का न कोई ख्याल है, न सेहत का कोई ख्याल है। उनको अपनी जो क़यादत, अपनी लीडरशिप, अपने नाम के बड़े होने का बस इसका, और कहाँ से उनको मुख्तलिफ़ ज़राए से रिसोर्सेज हासिल हो जाए, बस इसका ख्याल है। फिर भी अगर अपने एरिया के बहुत सारे हज़ार प्रॉब्लम है और हज़ार प्रॉब्लम है, उसके बावजूद भी दूसरे एरिया में जा कर के दूसरे लोगों के प्रचार करके दूसरे कैंडिडेट के प्रचार कर रहे हैं ये लोग, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहते हैं आखिर में, ये बताएं। पार्टी के हुक्म के ग़ुलाम है। पार्टी अगर हुक्म दे रही है कि तुम वहाँ जाके ये करो, पार्टी तो जो हुक्म उनको देगी, उनको अपनी सीट बचा के रखनी है। तो पार्टी जो अगर किसी बदकारी का हुक्म देगी, किसी गुनाह का हुक्म देगी, किसी जुल्म का हुक्म देगी, वो सब करेंगे, इसी के लिए वो पार्टी में है। अगर उम्मत की बात होती तो फिर फरवरी 2020 के राइट्स में ये 5 एमएलए और ये काउंसलर खड़े हो जाते, जाके अरविंद केजरीवाल को घेर के बैठ जाते, लेके आते हाथ पकड़ के, फिसादज़दा इलाकों का दौरा करवाते और उनको उसी वक्त मुआवजे दिलवाते। जो हिंदू कट्टर सेना के लोग, और वो जो गाज़ियाबाद से आया था एक साधु और वो रागनी तिवारी जो सड़क पे खड़े होकर पत्थर मार रही थी, उनको हाथ पकड़ के गिरफ्तार करवाते। ये लोग अगर ये इस्लाम के खादिम होते, मिल्लत के ये मोहसिन और हमदर्द होते, तो ये करते, ये अपने घरों के दरवाजे और कुंडियाँ बंद करके बैठ गए, टेलीफोन स्विच ऑफ करके बैठ गए थे। गए तो थे ओखला के विधायक अमानुल्लाह खां, गए तो थे LG हाउस के घेराव करने के लिए उस रात।
सीएम के घर पे क्यों नहीं गए थे? एलजी को इसमें क्या करना था? सीएम को जाना था। सीएम ने जाके एक हफ्ते एलजी के घर में जाके बैठ गए थे, एलजी का घेराव कर लिया था पिछले दिनों जब अपनी प्रॉब्लम थी। अब क्यों नहीं गए थे? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया एलजी के घर जाते ना। अमानतुल्लाह खां तो एक एमएलए हैं, वो और 2-3 एमएलए भी चले जाएं तो एलजी नहीं सुनेगा। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर जिस तरीके से पहले घर में जाके घुसे थे, उसके खातिर अमानतुल्लाह तब भी उनके साथ में थे। अब भी अगर चीफ मिनिस्टर जाके बैठ जाते एलजी के घर में और मनीष सिसोदिया पहले से जिस तरीके से गए थे, तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता। दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पे जाके बैठ जाते तो मूवमेंट से आए हुए लोग हैं, तहरीक के लोग हैं। अगर अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली की सड़कों पे ठिठुरती हुई सर्दी में सड़क पे रात गुजार सकते हैं, सोते हैं, और सुबह को खुलते ही बगैर हाथ मुंह धोए इंटरव्यू मीडिया को दे रहे होते हैं, इस टाइप का आदमी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद 53 लोग कत्ल हो रहे हैं, 250 से ज़्यादा लोग जख्मी हो रहे हैं, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज जलाई जा रही हैं, बॉम्ब से मस्जिदें उड़ाई जा रही हैं, दरगाह उड़ाए जा रहे हैं, कल्प्रिट सामने मौजूद हैं, और चीफ मिनिस्टर अपने घर में बैठा है। वो तो कह रहे थे दिल्ली पुलिस मेरे हाथों में नहीं है। दिल्ली पुलिस तो कभी भी उनके हाथों में नहीं थी, इसके बावजूद दिल्ली पुलिस से सारे काम वो करवाते रहते हैं। कब नहीं करवाए उन्होंने पुलिस से अपने काम? ये बहाने, यही सब बहानेबाजियां हैं ना। ये इन बहानों की वजह से आप अपना दामन बचा के निकल जाते हैं आराम से कि तो दिल्ली की सरकार भी आपके हाथ में कहाँ है, लेकिन आप एलजी से लड़ते हैं। लेकिन फिर भी मरकज़ के मामले में तो उन्होंने बिल्कुल एकदम ऐसे ऑर्डर करा था कि दिल्ली की पुलिस उनके हाथों में है। नहीं, दिल्ली की पुलिस उनके हाथों में नहीं है, लेकिन दिल्ली की पुलिस हाथों में न होने के बावजूद एक चुने हुए चीफ मिनिस्टर के हाथों में सब कुछ होता है। जो एलजी हैं यहाँ पर, तो असल हाकिम दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, तो सरकार भी उनकी नहीं है। तो उनको कहना चाहिए कि ये कैसी सरकार है, और इस पर वो एलजी से लड़े, दसियों बार लड़े। तो अगर वो एलजी से इस मामले पे लड़ सकते हैं, अगर वो प्राइम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं जीतने के फौरन बाद, होम मिनिस्टर के पास जा सकते हैं जीतने के फौरन बाद, इस मामले में क्यों नहीं गए? दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल अगर चाहते तो 2 घंटे में राइट ये दंगा रुक नहीं जाता। होता ही नहीं, ये दंगा होता ही नहीं। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अगर चाह लेते तो दंगा ही ना होता। आप बताइए, पूरे इलेक्शन के दौरान सीएए के अगेंस्ट में मूवमेंट को आम आदमी पार्टी ने एंटी नेशनल मूवमेंट की हैसियत से ट्रीट किया है। पूरे मूवमेंट को, जो आप दिसंबर से हमारी मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन बैठी हुई थी दिल्ली में मुख्तलिफ जगहों पर, ये शाहीन बाग में कितनी बार दुनिया आके चली गई, तकरीबन हर पॉलिटिकल पार्टी के लोग आके चले गए। आम आदमी पार्टी से कौन आया? बल्कि आम आदमी पार्टी के लोग तमंचा लिए हुए दिखाई दिए शाहीन बाग में, और उस पर आपने एक लफ्ज़ बोला नहीं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट साइट हटाने के लिए, प्रोटेस्ट साइट हटाने के लिए कोशिश करते रहे, लेकिन प्रोटेस्टर्स के साथ हमदर्दी के लिए एक लफ्ज़ भी पूरे 3 महीने अगर निकला हो तो बताइए। और उसके बरक्स आप कहते रहे, यानी आपने पूरे सीएए मूवमेंट को आप एंटी नेशनल मूवमेंट बीजेपी की तरह समझते रहे ऑल थ्रू दी 3 मंथ्स, और उसके बाद अब जब ये फिसाद हो गया तब आप आंख बंद करके बैठे रहे। और अब फिसादियों के बेकसूर लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं, वो जेलों में हैं। एनजीओज़ या वो बेचारे खुद अपनी मेहनत से मुस्तकिल रोज़ाना के हिसाब से लोगों को ज़मानतें मिल रही हैं, वो बाहर आ रहे हैं। कौन सा अरविंद केजरीवाल उनके मुकदमे लड़ रहे हैं? वो खुद ही लड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिकेट कर रही हैं कि वो बेवकूफ़ बना के 11% मुसलमानों को जज्बात के एक रॉ में बहा के उन्होंने उनके वोट पे नक़ब लगाई, वो वोट छीने, और अब उन वोटों की बुनियाद पर हमारी लाशों पे खड़े होके आज वो हुकूमत चला रहे। वो पैगाम चौहान बागर के लोगों ने दिया है अरविंद केजरीवाल को। बहुत शुक्रिया। इसी तेवर से जाने जाते हैं, इसी बेबाकी बातों से जाने जाते हैं डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जिनको आप सुन रहे थे। उन्होंने बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और उनसे हर तरीके से हर तरह से सवाल पूछा भारत न्यूज़ 91 ने, और उन्हें बखूबी जवाब दिया। दर्शकों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।